एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रिया ठाकुर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजनी हिंदी एकेडमी पर। तो आज यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है जी। तो समास में आपके पहले अगर मैं बात करती हूँ, पहले आपको विस्तृत जो है समास की जो परिभाषा है, कितने प्रकार के हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके टॉप एमसीक्यूज़ भी आज मैं लेकर आऊँगी, यानी कि पूरा सेशन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग आज फिर होने वाला है। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार सेशन को ज्वाइन कीजिए। और भाई करते हैं आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। ठीक है जी। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार ज्वाइन कीजिए। थोड़ा सा आज यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है। पहले मेरा मन नहीं था लेने का क्लास, मैंने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बनाया हुआ है क्लास है ना, तो हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज यहाँ पे नेटवर्क का। वेरी गुड इवनिंग यश, तनु, खुशी, प्रिंस, संस्कृति, मोनू, आकाश। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। तो जैसा कि आपने मुझे बोला था कि मैम पहले हमें समास की परिभाषा पढ़नी है, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ऐसा ही स्पेशल सेशन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। समास के भेद को हम जानेंगे, समास की परिभाषा हम करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो भी हमारे एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब तक विस्तृत टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यूज़ एग्जामिनर कुछ भी दे दे, ठीक है, फोड़ आएंगे। ठीक है जी। हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा तनु, मैंने नहीं देखा। क्या मैसेज था मुझे नहीं पता है। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए और देर ना करते हुए जल्द ही हम जो है अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो समास है आज का टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है प्यारे प्यारे बच्चों को। तो समास हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये समास का सूत्र है यहाँ सम सनम समास है। ठीक है। यानी कि संक्षिप्त कर देना ही समास है। किसी वाक्य को, किसी मतलब कोई बात हमें कहनी है, किसी बात को लंबा ना कह करके छोटा सा कह देना, वो क्या रहता है, हमारा समास रहता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर है ना। तो आगे देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है। ओके तनु, मैं बाद में लाइव क्लास के बाद देख लूँगी। ठीक है जी। अर्थात संक्षिप्त कर देना ही समास है। ठीक है। समास शब्द जो है सम धन आस के संयोग से बना है। किन दो शब्दों के योग से बना है समास? सम धन आस के। देखिए देर नहीं करेंगे, बातें बाद में करेंगे, है ना। ओके खुशी, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सम धन आस के संयोग से बना है, जहाँ पर सम का अर्थ क्या होता है, समीप होता है, और आस का अर्थ क्या होता है, बैठना होता है। ठीक है। तो सम का अर्थ क्या होता है भाई? सम का अर्थ समीप होता है। ठीक है जी। और आस का अर्थ क्या रहता है? आस का अर्थ यहाँ पर आपका बैठना रहता है। ठीक है। तो अतः दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अव्यव पदों का लोप न कर नए पदों के निर्माण प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास शब्द का अगर आपसे विलोम पूछा जाता है, याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समास का अगर आपसे विलोम शब्द पूछा जाता है तो क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। कुछ समास के उदाहरण है, यानी क्या कहा था कि संक्षेप कर देना। किस चीज़ को संक्षेप करना? देखिए चक्र है पानी में जिसके, कौन हुए वो चक्र पानी। अब इतना बड़ा वाक्य ना बोल करके चक्र पानी बोल दिया, जिससे हमारा एक शुद्ध और सार्थक शब्द भी निकल करके आता है। ये है हमारा समास। छोटी सी बात में कह देना।
माल को ढोने वाली गाड़ी तो कौन सी हुई भाई, मालगाड़ी। ठीक है, रेल पर चलने वाली गाड़ी तो रेलगाड़ी। ठीक है, हस्त से लिखित तो हस्तलिखित, देश के लिए भक्ति तो देशभक्ति, घोड़ों के लिए भवन तो घुड़साल यानी कि, ठीक है जी, सभा के लिए मंडप तो सभा मंडप, और गुण से रहित तो क्या होगा यहाँ पर, गुण रहित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके तनु, मैं देख लूँगी, मैं आपका जो है मैसेज देख लूँगी, क्या आपका मैसेज है। ओके बच्चा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैम चेक कर लेंगी क्या है प्रॉब्लम। ठीक है जी। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं। अब देखिए समस्त पद और समासिक पद क्या होता है। दो या दो से अधिक पदों के लिए प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अव्यय पदों का लोप करके बनाए गए नए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि समास प्रक्रिया से बनने वाले पद को ही समासिक पद कहा जाता है। यानी कि जो प्रक्रिया समास बनाती है वो क्या कहलाती है, समासिक पद हमारा कहलाती है। वेरी गुड इवनिंग प्रिया। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं यहाँ पर समासिक पद के उदाहरण। यानी आपने पीछे क्या देखा है, समास का उदाहरण देखा है ना। समास में आपने इतने बड़े वाक्य को छुटकू से वाक्य में कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर समासिक पद ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके सामने लाई हूँ। समासिक पद क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे इस तरह से दिए जाते हैं इनको समासिक पद कहते हैं, और जब इनका विग्रह किया जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई, यहाँ पर चक्र है पानी में जिसके। ठीक है जी, तो यहाँ पर चक्र पानी क्या है आपका, समासिक पद है। मालगाड़ी भी समासिक पद है, रेलगाड़ी भी, हस्तलिखित भी, गुण रहित, पाप मुक्त, आत्मनिर्भर, सिर दर्द, जेब कतरा और मदमाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपका समासिक पद है और ये सभी क्या है भाई, आपके समासिक पद ही कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे क्या है, अब समास विग्रह किसे कहते हैं, क्योंकि समासिक पद का आपको पता चल गया, संक्षेप क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, किसी समासिक पद को उन सभी विभक्ति चिन्हों या योजक पदों या अव्यय पदों या परस्पर संबंध रखने वाले पदों के साथ लिखने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह करते समय मूल पद का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि मूल पद के किसी पर्यायवाची का। अब जो पूछा जाता है वही आपका आंसर होगा, उनके पर्यायवाची शब्द का आंसर नहीं होगा। ठीक है, रेल एक समासिक पद है, इस समासिक पद का समास विग्रह रेल पर चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा कुछ गया है, पर्यायवाची आपने दे दिया है। तो जो आपसे पूछा जाता है, जो आपसे समासिक पद पूछा जाता है, उस समासिक पद का ही विग्रह आपको बताना है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर फिर से कुछ समास दिए गए हैं, उनका उदाहरण विग्रह है यहाँ पर। हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, वनवास, वन में वास, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, गौशाला क्या होता है, गायों के लिए शाला, देवालय, देवताओं के लिए आलय, रणभूमि, रण के लिए भूमि। तो ये कुछ और आपके एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे समास विग्रह ये है। समासिक पद भी आपको पता चला, और ये अगर यहीं पर मैं एक ही पेज पर लिख दूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा समास विग्रह कहलाता है। ठीक है जी, और ये हस्तलिखित क्या है, ये हमारा समासिक पद है। क्या है ये, समासिक पद। तो आपको पता चला, क्लियर हुआ इतना। ठीक है जी, हाँ तो ये इतना क्लियर है ना, जल्दी से बताइए, थम्स अप दिखाइए एक बार ज़रूर। वॉइस भी क्लियर है ना मेरी, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम नेटवर्क में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर, समास के भेद, जिसको लेकर के बहुत बड़ा जो है इशू बना रहता है कई बार। ठीक है जी, हाँ तो बस ये याद रखना है, समास के 6 ही भेद हैं। ठीक है, अभी यहाँ मैंने भी 4 लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं ये बताने के लिए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आपको
सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है जी। तो यहाँ क्या होगा, समास की प्रक्रिया में दो पदों का योग होता है। इन दोनों पदों के योग से बनने वाले समासिक पद किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है, ठीक है। यानी समास आपको पता है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास की हम बात करते हैं, इसमें प्रथम अर्थ यानी कि प्रथम पद की प्रधानता रहती है। द्वंद्व में दोनों ही पद आपके प्रधान रहते हैं। बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद आकर प्रधान हो जाता है, और तत्पुरुष में यहाँ पर द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता है। यानी अगर देखिए समास मुख्यतः या फिर कुल कितने हैं, 6 हैं। अब ये 4 क्यों कहा जाता है, 4 मैंने क्यों लिखा है नोट्स में, ये भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। क्योंकि एक दिन मैंने देखा था ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस चीज़ को लेकर हो रही थी। बच्चे कहते हैं कुछ कि नहीं तो 4 प्रकार के हैं, और कुछ कहते हैं कि 6 प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है, छक्का लगाना है समास पे सीधा, ठीक है जी। हाँ, आगे देखिए यहाँ पर क्या है हमारा अव्ययी भाव समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है ये भी देखनी है। जिस पद में प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता है या फिर समस्त क्रिया विशेषण अव्यय की होती है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। किसी समासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग होगा, अव्यय पद हो तो उसको भी क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। किसी समासिक पद में संज्ञा या अव्यय पद की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययी समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि पहला पद क्या रहेगा, पहला पद इसमें आपका हमेशा अव्यय मिलेगा। अव्यय कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं लिखवा दूंगी। देखिए प्रति जब भी स्टार्टिंग में होगा, यानी कि समासिक पद आपका प्रारंभिक प्रति होगा, तो याद रखिए हमेशा हमेशा अव्ययी भाव समास को क्या करना है भाई, टिक करना है, ठीक है। सेकंड अगर आपका आता है यहाँ पर यथा, यथा भी आपको क्या करना है, यथा भी आपको सीधा टिक करना है कि यथा में आपका अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा भाई अनु, ठीक है जी, यानी कि अनुरूप। अनुरूप अनुरूप में आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि क्या कहा है, उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। तो अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है। प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है। देखिए प्रति क्या है, उपसर्ग है, ये भी लिख दिया, लो जी, और भी आसान आपके लिए कर दिया। ये क्या है हमारा, ये भी उपसर्ग है। और यथा क्या है भाई, यहाँ पर यथा हमारा यहाँ पर भाई अव्यय हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये भी पता होना चाहिए। एक आपको यहाँ पर भरपेट मिलता है ना, भरपेट में हम क्या करते हैं, मोस्टली मिस्टेक करते हैं, भरपेट में हम तत्पुरुष पर टिक कर देते हैं, तो गलत होगा अगर आपने तत्पुरुष पर टिक किया। तो यहाँ पर भरपेट की बात करते हैं, ये भी आपका अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर प्रति मैंने आपको बता दिया। एक पूछा जाता है हाथों हाथ, है ना, हाथों हाथ, ठीक है। तो हाथों हाथ क्योंकि क्या कहा है कि जहाँ पर अव्यय पदों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर भी आपका क्या है, वहाँ पर भी आपका भाई अव्ययी भाव समास ही होगा, ठीक है। समझ में आया इतना, इतना आपको क्लियर है कि जहाँ पर आपकी पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, वहाँ पर भी क्या है भाई, वहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास ही कहलाता है, ठीक है जी। कोई डाउट इतने में तो मुझे बताइए, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स को करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर होंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो हाथों हाथ आपको पता चल गया ना, हमेशा अव्ययी भाव पर ही टिक करना है, ठीक है जी। तो अव्ययी भाव हमारे कौन से प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव 2 प्रकार के हैं। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव, ठीक है। ये आपको इतना नहीं पूछेगा एग्जामिनर, जस्ट आपको अव्यय याद रखने हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके अव्यय जहाँ पर होंगे, और वो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अव्यय भी मैंने आपको लिखवा दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनकर उदाहरण लेकर आई हूँ मैं। आई होप क्लियर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दिखने में, हाँ क्लियर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो यथार्थ जब भी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यथा है, मैंने अभी बताया था, यथा जहाँ होगा आंख बंद करके भाई, ये रहा 4th ऑप्शन यथा, तो सीधा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है जी। यथा शक्ति जब भी यथा आता है तो फिर से हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। और आपको इनका विग्रह भी पढ़ना है, कई बार आपको समासिक पद देके वो आपसे विग्रह पूछ लेगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। यथार्थ क्या होगा, देखिए यथा का अर्थ क्या है, अनुसार है ना, यथा क्रम हुआ क्रम के अनुसार, ठीक है जी। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। यथा संभव, है ना, जैसा संभव हो, ठीक है जी। हाँ,
तो यहाँ पर हाथों हाथ फिर से आपका क्या हुआ है, पुनरावृत्ति शब्द की दे दी है। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है अक्सर हम गलती करते हैं, या तो कर्मधारय पर टिक करते हैं या फिर तत्पुरुष पर टिक करते हैं। पर आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है शब्दों की पुनरावृत्ति जहाँ पर होती है तो रातों रात हो या हाथों हाथ होगा आपका भाई अव्ययीभाव समास ही। ठीक है जी, समझ में आया ना। आगे देखते हैं यहाँ पर फिर से क्या है, यहाँ बे लगाम है ना, तो लगाम के बिना, विवाह के उपरांत, विवाहोपरांत। ठीक है जी, तो विवाह इतर, तो यहाँ पर विवाह से इतर। आकंठ, देखिए आ भी आपका मोस्टली अव्ययीभाव समास में ही आपको मिलता है, तो कंठ तक, आ का अर्थ यहाँ तक होता है। ठीक है, जैसे आमरण मरण तक, घर 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 ही घर, रातों रात रातों रातों ही रात। ठीक है, यहाँ पर धड़ाधड़ तो धड़ ही धड़, तो ही बस आपको लगा देना है जब आपको शब्दों की पुनरावृत्ति दिखती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ बेईमान क्या होगा, बे उपसर्ग है, या ईमान के बिना या फिर ईमान से रहित। ठीक है, लापरवाह क्या है, यहाँ पर परवाह के बिना और परवाह से रहित। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिर आता है यहाँ पर द्वंद्व समास। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये बहुत बड़ी पहचान है द्वंद्व समास की, जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही विलोम होते हैं, वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। दोनों ही पद प्रधान होंगे, यानी प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद। ठीक है जी, तो सीधा आपका कौन सा समास होगा, वहाँ पर आपका जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का होता है। मोस्टली संस्कृत में ये पूछा जाता है, संस्कृत में ये पूछा जाता है। ठीक है जी, कि द्वंद्व समास को तीनों जो भाग है, संस्कृत में क्या पूछा जाता है, इतरेतर द्वंद्व कौन सा है, समाहार कौन सा है, ठीक है जी, विकल्प द्वंद्व कौन सा है। तो ये आपके दिए गए हैं इतरेतर, विकल्प और समाहार। बट आपको फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा आपको जो भी द्वंद्व समास के उदाहरण है वो हम करेंगे। ठीक है जी, माता पिता क्या है, माता और पिता। ठीक है, दूध रोटी, यानी विलोम शब्द आपको जहाँ भी मिलते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, सीधा आपका द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, दूध और रोटी, जला भुना, जला और भुना हुआ, आकाश पाताल। ठीक है, आकाश और पाताल, जीवन मरण, जीवन और मरण। ठीक है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, भला बुरा, भला और बुरा, हाथ पैर, हाथ और पैर, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, बाल बच्चे, तो बाल बच्चे, बाल और बच्चे। ठीक है जी, तो बाल भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए। ठीक है ना, अन्न जल, अन्न और जल, दाल रोटी, दाल के साथ रोटी और रोटी के साथ दाल, है ना। अपना पराया, तो ये तो पता ही है कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है जी, ये आपका बिल्कुल हो गए हैं मोस्टली जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के हैं। ठीक है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए हमेशा। क्वेश्चन देखिए, ये नहीं होगा, एग्जामिनर का पता नहीं होता है किस एग्ज़ाम में कहाँ से वो क्वेश्चन उठाकर दे देता है। ठीक है, इसलिए कहती हूँ हमेशा परिभाषा पर ध्यान दीजिए, परिभाषा अच्छे से पढ़िए। आगे है यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पद अप्रधान रहते हैं। ठीक है जी, दोनों पद अप्रधान है, अन्य यानी कि कोई तीसरा ही पद आकर यहाँ पर प्रधान रहता है, वो हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। उभय पद प्रधान समास होता है। योगरूढ़ शब्द इसी समास में ही आते हैं। इस समास में पदों का समस्त विग्रह करते समय जो, जिसका, जिसकी, जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, एक तो होते हैं यहाँ पर यौगिक शब्द, ठीक है जी, यानी रूढ़ शब्द, है ना, और फिर है यहाँ यौगिक शब्द हुए, और फिर तीसरे कौन से हैं भाई, योगरूढ़ हैं। अब योगरूढ़ में क्या होगा, जितने भी आपके बहुब्रीहि के उदाहरण रहते हैं वो आपके योगरूढ़ में रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, याद है ना। हाँ, एक और इसकी पहचान है, जब भी आप, ये तो आपका क्या होगा, ये आपका समासिक पद है। ठीक है, भला या बुरा, तो देखिए क्या होगा, समासिक पद जैसे दिया होगा और उसका विग्रह आपको दिया होता है, उसमें हमेशा योजक चिन्ह और विलोम शब्द द्वंद्व समास की पहचान रहती है। ठीक है जी, तो यहाँ बहुब्रीहि समास की सीधी सी बात है कि कोई भी पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। दूसरी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, किस समास में योगरूढ़ शब्दों का प्रयोग मूलतः किया जाता है, तो आपको सीधा सा बताना है कि हमारा जो बहुब्रीहि समास है
वहाँ पर योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात क्या है, इनमें आपका क्या लगता है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके शब्दों का प्रयोग अक्सर बहुब्रीहि समास में होता है। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो यानी कि भगवान के नाम, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, मैंने आपको बताया भी था कि पर्यायवाची शब्द आपकी जितने भी देवी देवता है रट लीजिए। ऐसे ही मैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है सरस्वती। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, यानी वीणा पाणी आपको दिया गया है और यहाँ पर सरस्वती इसका अर्थ निकल कर आता है। और इसके विग्रह की बात करते हैं, वीणा है पाणी में जिसके, तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से जिसके मिला है, जिसका, जिसके, जिसकी, जहाँ पर भी उसके विग्रह में होगा तो आपका बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, चक्र पाणी, तो यहाँ पर चक्र है पाणी में जिसके, कौन हुए भाई, विष्णु भगवान हुए। शूल पाणी, तो शूल है पाणी में जिसके, कौन हुए, वो शिव हुए। ठीक है, रमेश, रमा है ईश जो वह है, तो विष्णु ही हुए। कमलेश किसको कहा जाता है, कमल का है जो ईश, वह भी हमारे विष्णु ही हुए हैं। ठीक है, उमेश की बात करते हैं तो उमा का है ईश जो वह, तो शिव ही है। ठीक है, चित्रेश की बात करते हैं, चित्रा का है ईश जो वह अर्जुन है। ठीक है जी, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया ना, इजी है बहुत, एक बार रिवाइज की ज़रूरत थी तो वो आज हमारी हो ही जाएगी कि क्यों, कैसे, किस समास को हमें निकालना है। ठीक है, अब बारी आती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा समास जी। मैंने 4 प्रकार क्यों लिखे हैं, देखिए ये चीज़ आप समझिए। मूलतः क्या कहा जाता है कि जिस तरह से जो हम वो करते हैं ना, क्या था वो, संज्ञा करते हैं, है ना, संज्ञा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, है ना। पर जब हम अर्थ के आधार पर संज्ञा को निकालते हैं तो वो 5 प्रकार की निकल करके आती है। राइट, इसी तरह से हमारे जो विद्वान रहे हैं ना, वो इस बात पर हमेशा लड़ते झगड़ते रहे हैं। तो यहाँ क्या किया है, कुछ विद्वानों ने तो समास के जो हैं प्रकार 6 बता दिए हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई हम तो 4 ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, इस चीज़ को अब मैं आप बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं तत्पुरुष समास, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्या है, अभी आपका इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिए। तत्पुरुष समास को क्यों, कर्मधारय को और द्विगु समास को क्यों तत्पुरुष का पार्ट माना जाता है, ये चीज़ हम डिस्कस कब करेंगे। जिस समास में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, तत्पुरुष समास कहते हैं। सीधा सा प्रश्न एग्जामिनर देता है, तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई, यहाँ तत्पुरुष समास हमारा जो रहता है वहाँ पर आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इस समास में प्रथम और द्वितीय पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह किस समास में प्रयोग किए जाते हैं, तत्पुरुष समास में, याद रखिए कारक कुल 8 होते हैं, बट अगर हम समास की बात करते हैं, समास में हमारे जो है 6 प्रकार के कारकों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक का, और यहाँ पर संबोधन कारक का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है तत्पुरुष समास में। अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि 8 हैं कुल और प्रयोग यहाँ सिर्फ 6 होते हैं। ठीक है, कौन सा कारक प्रयोग नहीं होता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। जब समासिक पद का समास विग्रह किया जाता है तो कर्ता कारक संबोधन कारक होते हैं, ये याद लिखा हुआ है, इसलिए सब कुछ आपको लिखा मिलेगा, बस क्लास आप एक बार देख लीजिए, फटाक से आपके क्वेश्चन जो है समास के बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ तत्पुरुष समास के उदाहरण हम देखेंगे, क्योंकि मूलतः यहाँ पर कर्ता का प्रयोग ना करके, कर्ता ने नहीं होगा प्रयोग, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान होगा अभी, है ना, संप्रदान। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है जी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान का क्या होगा, अपादान से अलगाव होना। ठीक है, जब पहला पद आपका संख्यावाची होता है तो कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास आपका होगा। द्वंद्व में आपको क्या मिलेगा, विलोम मिलेगा और योजक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गंगा जल, तो पूरे आपके साथ के साथ जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं साथ में आपको लिखे मिलेगी। पूछा जाता है मोस्टली गंगा जल, तो क्या होगा भाई, गंगा का जल।
तो जब भी आपका का, के, की आपके कारक चिन्ह आते हैं, कौन सा कारक वहाँ पर होता है, तो सीधा आपका संबंध कारक ही रहता है। ठीक है, रेखांकित में क्या होगा, रेखा के द्वारा अंकित, यानी कि कर्ण तत्पुरुष। ठीक है जी, तो रेखा के द्वारा दे दिया या फिर से दे दिया तो दोनों में आपका कर्ण तत्पुरुष होगा। रोग मुक्त की अगर बात करते हैं यहाँ पर, रोग से मुक्त, तो रोग से वो अलग हो गया ना, बीमारी थी उसको, उसका अलगाव हो गया, चला गया उसका रोग, तो अलगाव की स्थिति में आपका अपादान तत्पुरुष यहाँ होता है। चरमकार, चरम का काम करने वाला है ना, काम करने वाला होगा यहाँ पर। ठीक है, स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार कहलाता है। लाभप्रद क्या होता है, लाभ प्रदान करने वाला लाभप्रद कहलाता है। मर्मज्ञ क्या होगा, मरम को जानने वाला। ठीक है जी, और उत्तरदायी कौन है यहाँ पर, उत्तर देने वाला। ठीक है, वनेचर की बात करते हैं, वन में विचरण करने वाला वनेचर है। कविराज क्या होगा, कवियों में राजा। सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है जी, आप बीती, अपने पर बीती हुई, तो ये सभी हमारे तत्पुरुष समास के ही उदाहरण रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई यहाँ पर। फिर अब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्मधारय समास जो रहता है और हमारा द्विगु समास जो रहता है वो भाई आपके तत्पुरुष के ही पार्ट माने हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में तत्पुरुष के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें कर्मधारय समास भी है, द्विगु समास भी है, लुप्त पद समास भी है, उपपद तत्पुरुष समास भी है, अलुप्त तत्पुरुष समास भी है और न्याय तत्पुरुष समास भी है। कारक का कितने प्रकार का प्रयोग होता है, 6 प्रकार का प्रयोग होता है। और तत्पुरुष समास के कितने प्रकार बताए हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 ही प्रकार बताए हैं। ठीक है, ओके भाई, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए फटाफट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि रिवाइज हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ कर्मधारय समास को। अक्सर गलती हो जाती है कर्मधारय समास में। ठीक है, अब जब तक आपको विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संयोग ही नहीं पता होगा तो अक्सर आप गलती करेंगे। पर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स यहाँ कर्मधारय की बताऊँगी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिस समास में विशेषण व विशेष्य, उपमान और उपमेय का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। याद रखिए, कर्मधारय में द्वितीय पद, इसलिए इसे तत्पुरुष समास का एक उपभेद माना जाता है। कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए इसका अन्य नाम क्या है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या है, समानाधिकरण समास के नाम से भी इसको जाना जाता है। कर्मधारय समास में प्रयुक्त विशेषण जो है असंख्यावाची विशेषण होता है। यदि किसी समस्त पद में विशेषण पदों की पुनरावृत्ति हो या कर्मधारय कहलाता है, और समस्त पद में प्रयुक्त उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया है तो वह भी आपका कर्मधारय कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कैसे। ठीक है जी, तो ये यहाँ देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब क्या है, वीर बाला है ना। अब देखिए बाला क्या है, यहाँ पर क्या हो गई भाई, संज्ञा हो गई ना, और वो क्या है, वीर है। तो वीर क्या हुआ, इसका विशेषता हुई ना उसकी। अब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो देखिए सीधी सी बात है, वीर बाला सीधा हमारा कहाँ चला गया भाई, कर्मधारय में चला गया। क्योंकि अब तक हमने ऐसे शब्दों को, ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ा था, किसमें, अन्य समास में। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है ना यहाँ तक, एनी डाउट। कर्मधारय देखना। अब क्या है, महान कवि है। अब देखिए विशेषण की तो मैंने आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई थी, उर्वशी रौतेला को लेकर आई थी मैं स्पेशल विशेषण पढ़ाने के लिए। फिर भी अगर आप विशेषण गलत करो, सॉरी यहाँ समास गलत करोगे, विशेषण आपको नहीं पता चलेगा, तो बस उर्वशी को ध्यान रखना और उस वो जो काली लेडी थी उसको ध्यान रखना कि क्या विशेषता है। काला बंदा है वो भी उसकी विशेषता है, मोटा है वो भी उसकी विशेषता है, पतला है वो भी उसकी विशेषता है। ठीक है, कुरूप है वो भी उसकी विशेषता है। ठीक है जी, सुंदर है वो भी, और अति सुंदर है वो भी उसकी विशेषता है। ठीक है ना, हाँ। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर जब भी कोई कंफ्यूजन लगे तो एक बार उर्वशी रौतेला को देखाना जाके क्लास में, तो पता चल जाएगा कि विशेषण और विशेष्य क्या है, क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, कवि क्या है भाई, महान है। देखिए कवि है, कवि जो शब्द हमें किसी वस्तु, स्थान,
प्राणी का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? वो हमारे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और अब उसने ये नहीं कहा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा, उसने ये नहीं कहा हमारी परिभाषा ने कि जो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा, उसने ऐसा भी कहीं नहीं कहा कि वो भाव का, द्रव का या समूह का बोध कराएगा। उसने सीधा क्या कहा है कि जो संज्ञा की, संज्ञा में पूरी संज्ञा हमारे कुल 5 पार्ट माने जाते हैं, तो वो पूरा का पूरे का बोध हमें कराएगा। ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो यहाँ उर्वशी रौतेला को याद कर लेना तो करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, महान है जो कवि। अब यहाँ पर क्या हुआ, महान कवि, कवि क्या है, यहाँ हमारी संज्ञा है और महान क्या हो गई, वो इसकी विशेषता है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया तो एक बार ज़रूर थम्स अप दिखाइए और शेयर और लाइक ज़रूर करिए भाई क्लास को। ठीक है, मज़ा आया या नहीं? बोरिंग तो क्लास नहीं लग रही है ना? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है लाइव सेशन की, अगर मैं स्पेशली बात करूँ, आज तक भी मेरे पूरे लाइफ टाइम जितना मेरा रहा है ना, किसी भी बच्चे ने मुझे आज तक यूँ नहीं कहा कि मैम आपकी क्लास में हम बोर हो रहे हैं। सिर्फ एक बच्चा मेरी क्लास में ऐसा आया है कि मैम क्लास बहुत बोरिंग है। अब या तो उसके 2 कारण हो सकते हैं भाई, या तो उसको कुछ आता ही नहीं था, है ना, तब बच्चा बोर होता है क्लास में। ठीक है जी, या फिर वो ऐसे ही मुझे थोड़ा सा मतलब ये होता है ना नर्वस करने के लिए क्लास में, तो ऐसी बात नहीं है, होता है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो पूरा लाइफ जितना मुझे एक्सपीरियंस यहाँ हो गया है ना, अब तक किसी ने मुझे ये बात नहीं बोली है। एक मेरा अब तक की पूरे टाइम में एक बच्चा ऐसा आया है, वो कहने वाला है। ठीक है, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे आज तक भी किसी ने नहीं कहा है कि मैम इंटरेस्टिंग लगती है क्लास, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है। आप लोगों को पता है, काफ़ी टाइम हो गया हमें साथ में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के जितने भी रहते हैं ना, मतलब पोस्टमार्टम हम क्वेश्चन का कर देते हैं, है ना, कोई चीज़ हमारी बचती नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर महान आत्मा, हाँ मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जब आपके पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, आज तक किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बोला है, तो एक बच्चे से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ आत्मा है, महान आत्मा है, फिर से है महान है जो आत्मा। अब कर्मधारय की एक ये भी पहचान है, कर्मधारय का अगर आपको विग्रह दे दिया जाता है, ठीक है जी, यानी आपको विग्रह इसका दिया जाएगा, जो इसके बीच में आपको मिलेगा ही मिलेगा 101%। जिस तरह से बहुब्रीहि में आपको जिसका मिलता है ना, जिसका, इसी तरह से आपको कर्मधारय में भी क्या मिलेगा भाई? जो मिलेगा। ठीक है, हाँ मैंने देखा था मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरी क्लास के स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैम को अपनी कुछ कहने ही नहीं देते हैं ना, तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्लास में अपने आप हैंडल हो जाता है सब कुछ मैटर ठीक है, चलो आगे देते हैं। सागर, तो यहाँ पर फिर से महान है जो सागर, कर्मधारय नील कमल। और दूसरी इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, जब भी आपको समास में रंगों के नाम दिखाई देते हैं, रंगों के नाम जब भी आपको दिखाई देंगे, तो सीधा कौन सा समास होगा भाई? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय आपका समास होगा। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल। ठीक है, परमात्मा, परम है जो आत्मा। कृष्ण सर्प, अब देखिए कृष्ण सर्प मोस्टली क्या होता था, जब मैंने भी स्टार्टिंग जैसे किया, तो कृष्ण सर्प लगता है ना कि द्वंद्व है कृष्ण और सर्प में,
तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, द्वंद्व पे टिक कर देते थे, है ना, तो गलत होता। फिर समझ में आया भाई यहाँ तो, क्योंकि जब तो स्टार्टिंग जब करते हैं बेसिक सी नॉलेज भी नहीं होती है ना, तो यहाँ फिर बाद में समझ में आया, यहाँ सर्प होता है सांप, और कृष्ण का अर्थ है यहाँ काला। अब ये काला है, रंगों का नाम है, तो सीधा आपका कर्मधारय समास में जाएगा। ठीक है जी। महेश्वर, महान है जो ईश्वर। अब महेश्वर को देख करके लगता क्या है कि भाई यहाँ तो शिव होगा, ठीक है, बट यहाँ इन ऐसे प्रश्नों में कंडीशन क्या होती है, आपको कर्मधारय भी दिया जाएगा, आपको बहुव्रीहि भी दिया जाएगा, बट मोस्टली यहाँ पर आपका कर्मधारय ही रहेगा। बट कर्मधारय जब नहीं होगा तो महेश्वर यहाँ शिव से अर्थ निकल कर के आएगा, तीसरा पद का यहाँ अर्थ निकलेगा। ठीक है, हाँ वो बाद में सॉरी बोल रही थी, मुझे पता है, हाँ ठीक है ना। कमल मुख, तो कमल किसके समान, मुख किसके समान है भाई, कमल के समान है। ठीक है जी, कमल के समान है जो मुख। घनश्याम, तो घन के समान है जो श्याम। का पुरुष, तो कायर है जो पुरुष। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ पढ़ लीजिए, बाद में करेंगे बातें, है ना। तो यहाँ पर फिर है हमारा द्विगु समास। अभी जिसको लेकर के कुछ डाउट्स हैं आपके, है ना, उनको क्लियर करते हैं। जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची हो अथवा द्वितीय पद संज्ञा और समस्त पद के समूह और समाहार का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों में लिख कर अंत में का समूह या का समाहार लिखते हैं। द्विगु समास जो है अपने आप में द्विगु समास का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से जिसका बहुव्रीहि में, जो कर्मधारय में, समाहार है या समूह आपको द्विगु में मिलता है। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए घन का मतलब अनेक तरह से होता है। एक तो मैथ्स में भी रहता है घन का मतलब, है ना, हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे कि घन का मतलब क्या होता है। और एक घन का मतलब रहता है, अगर हिंदी की मैं बात करूँ, घना, ठीक है ना, घना विस्तृत सा, है ना, घना जंगल जिसको कहते हैं, तो ये भी निकल कर आता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब आप किस वे में पूछ रहे हैं, या तो प्रॉपर वाक्य आप मुझे बता सकते हैं, तब तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगी आपको। जैसे कि यहाँ दो पहर है, तो दो पहरों का समाहार है, हमारा क्या हुआ है, द्विगु समास हुआ है। पंचतंत्र है, पांच तंत्रों का समाहार है। ठीक है, आगे द्विगु क्या होगा, तो दो गायों का समाहार है, द्विगु, है ना, अच्छा द्विगु, हाँ गायों का समाहार है। ठीक है, चवन्नी चार आनों का समाहार है, अठन्नी आठ आनों का समाहार है। ठीक है, पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। अब यहाँ कुछ एक 31 में पूछ रहे थे ना आप, 31 में 31 पूछा था ना आपने। ठीक है, तो यहाँ तिराहा का क्या होगा, 3 राहों का समूह। नवरात्र का क्या है, 9 रात्रियों का समूह। त्रिरात्र क्या है, 3 रात्रियों का समाहार है। सप्ताह क्या है, सप्त अहनों का समूह। ठीक है, त्रिफला 3 फलों का समूह। एकांकी 1 ही अंक का। अटवारा 8वें वार लगने वाला बाजार। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हर शब्द में एक दिन मैंने और भी बताया था आपको, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्या भाई, हिंदी व्याकरण। ठीक है ना, तो हर एक शब्द में संधि नहीं होती है। ठीक है जी, और हर एक शब्द में समास नहीं होता है। जब भी हम इनको करते हैं तो नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो ये आपका अटवारा बहुत पूछा जाने वाला है, हमें समझ नहीं आता कि इसका विग्रह क्या होगा। तो 8वें वार लगने वाला बाजार हमारा क्या कहलाता है, अटवारा। ठीक है, आगे हैं यहाँ पर कुछ MCQs हैं, अब वो हम करेंगे। ठीक है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो देवासुर आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें आपका कौन सा समास है। ठीक है, देखिए अब
स्टार्टिंग से आप क्लास एक बार सभी देख लेना, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस पड़ी हैं हर एक टॉपिक की, ठीक है ना। साहित्य हो, आपका व्याकरण हो, संस्कृत है, जो भी टॉपिक है, ठीक है जी, जो भी आपने लिया है आपको प्लेलिस्ट में हर एक क्लास मिल जाएगी, क्योंकि हम पूरा समास हम कर चुके हैं। ये हमारे यहाँ पर जो कुछ MCQs मैं आपके लिए लेकर आई थी, ठीक है। हाँ, देव देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? तत्पुरुष। कैसे? चलिए आप मुझे यहाँ सभी बच्चे कमेंट करेंगे देवासुर का विग्रह क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई, छाप डालिए कमेंट में, ठीक है। अच्छा सी है, वेल डन मेरे बच्चों, बड़ा नाम रोशन करने वाले हो वाह आप मेरा, है ना। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है आपका, ए और सी। बहुत बी वाले भी आ चुके हैं, प्रिया बी वाली है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए मैम का नाम रोशन कर ही डाला बच्चों ने। इसका विग्रह क्या होगा? अब कैसे आपको पता चला, समझ गए? हाँ, जब मैं, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया है, जब मैं यूँ कहती हूँ ना आपको वाह मेरे बच्चों मेरा नाम रोशन करोगे, उस टाइम सभी के आंसर चेंज हो जाते हैं। देखिए ना आपने, ये बात हमेशा यही होता है, जहाँ मैंने कहा वाह मेरे बच्चों नाम रोशन कर दिया मेरा, उस टाइम सभी के कमेंट्स जो हैं चेंज। हाँ, आस्था ने बिल्कुल बताया सही, हाँ। देखा, विग्रह देखो इनका, एक बार पढ़ो। आकाश कहते हैं देव है जो असुर, भाई देव कौन से असुर हुए हैं? या तो असुर ही होंगे या फिर देव ही होंगे। दूसरा आंसर सुनना, असुर है जो देव। वाह भाई यश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई। कहते हैं देव है जो असुर और असुर है जो देव। वाह भाई, अरे भाई यहाँ इसका नहीं भाई, यहाँ इसका क्या विग्रह होगा? देव और असुर होगा, या तो देव ही रहेगा या असुर। वाह भाई वाह, वाह मेरे बच्चों, बढ़िया किया बहुत। उदाहरण दे, इनका विग्रह देखो कितना बढ़िया आंसर इनका आया है। आकाश का और यश का स्पेशली, हाँ। ठीक है, तो यहाँ देव और असुर होगा भाई, याद रखिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, देव का असुर, वही तो। देखिए आपको ये नहीं पता, या तो वो देवता ही रहेगा या फिर वो असुर ही होगा। कोई देव है वो असुर कैसे हो सकता है, या फिर जो कोई असुर है वो देव कैसे हो सकता है? कोई हम पर्यायवाची शब्द थोड़ी ना करें, ये तो एक दूसरे के विलोम हुए हैं। आकाश यश, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट आपने करवा दिया है आज। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। होना चाहिए ना कभी कभी क्लास में इस तरह का एंटरटेनमेंट, है ना। हाँ चलो कोई नहीं, है ना, हो जाती है मिस्टेक सबसे। हमसे भी हुई थी ऐसे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कहता है, धन्यवाद खुशी, 2 या 2 से बोला भी नहीं जा रहा हूँ हंसने की वजह से। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद। ठीक है, धन्यवाद प्रिया। कोई बात नहीं है ना, माइंड मत करना आकाश और यश, बिल्कुल भी माइंड मत करना, क्योंकि हम ही तो है ना, कोई और थोड़ी ना है। यहाँ पे हो जाती है मिस्टेक, सभी से हो जाती है। समास बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा समास है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या कहता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होगा। अब शाब्दिक पूछा है, यहाँ विलोम नहीं पूछा, इसलिए सबसे पहले सबसे ऊपर लिखवाया। मोस्टली गलतियाँ करते हैं, मोस्टली गलतियाँ होती हैं इस प्रश्न में। विस्तार है, विग्रह है या फिर विच्छेद है। हाँ ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ विग्रह नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विग्रह क्या होता है? समास विग्रह। विलोम आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? संक्षेप होगा। ठीक है जी, शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा है तो संक्षेप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? गृहागत होगा, आचार कुशल होगा, प्रतिदिन होगा, कुमार होगा। सारे जितने अव्यय आते हैं, उपसर्ग आते हैं अव्ययीभाव समास के, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। क्या होगा भाई? प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं या फिर द्वंद्व कहते हैं। हाँ, कभी कभी हंसना चाहिए, है ना, बिल्कुल। विशेषण विशेष्य और क्या होगा यहाँ पर? हाँ, विशेषण विशेष्य के नाम से सीधा कौन सा आएगा आपका? कर्मधारय। उपमान उपमेय जहाँ होगा, विशेषण विशेष्य जहाँ होगा, तो आपका सीधा कर्मधारय रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं तो वह कौन सा समास होता है? ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आगे गलत नहीं होंगे। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और फिर वहाँ पर कौन सा समास आपका होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है या फिर बहुव्रीहि समास है आपका? अप्रधान पूछा गया है, यानी तीसरा ही पद कोई प्रधान रहता है। हाँ, कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट है यश का। ठीक है, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 6 है अब आपके सामने, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ प्रिंस का, आस्था का, तनु का, नहीं, दोनों ही पद अप्रधान रहते हैं और जब तीसरा पद कोई निकल कर के आता है तो वहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुव्रीहि समास, यानी कि जितने भी हमारे योगरूढ़ शब्द कहे गए हैं। ठीक है, हाँ, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितेंद्रिया कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है? ठीक है जी, अच्छा एक पूछती हूँ मैं आपसे, चिड़ी मार, चिड़ी मार में कौन सा समास होगा भाई? ठीक है ना, चिड़ी मार में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। मैंने पहले ही बोला था ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज यहाँ पे बहुत, या आपके वहाँ भी हो रही है, मेरे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज। ठीक है, जीत ली है इंद्रिया जिसने, है ना, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आपका बहुव्रीहि, है ना। हाँ, यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चिड़ी मार तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट है, मोनू का तत्पुरुष समास है, यानी कि चिड़ी को मारने वाला, तो कर्म तत्पुरुष यहाँ पर होगा। देशांतर में कौन सा समास है आपका? बहुव्रीहि है, ठीक है जी, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है? जल्दी से बताइए भाई कौन सा आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा? देशांतर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? देशांतर में
दिशाओं में अंतर, तो तत्पुरुष होगा यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनों का नाथ कौन है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व समास है? ठीक है जी। दीनानाथ दिया गया है यहाँ पर, दीनानाथ। द्वंद्व में क्या मिलेगा? जोड़ा मिलेगा। द्विगु में संख्यावाचक मिलेगा। बहुब्रीहि या कर्मधारय। देखिए, दीनानाथ में हमारा कर्मधारय भी हो सकता है ना, और बहुब्रीहि हो सकता है, बट जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर? कौन सा? हाँ, देश का अंतर। कोई बात नहीं, ठीक है। दीनानाथ में फिर आपको क्या करना है? बहुब्रीहि पर टिक करना है। ठीक है जी। चलिए, जब इस तरह की कंडीशन आपसे पूछी जाती है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा? मुख दर्शन। मुख दर्शन में कौन सा है? द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि। अब ये मत कह देना कि मैम यहाँ तो योजक दे दिया। ठीक है, ये मत कह देना आप यहाँ पर कि मैम यहाँ योजक दे दिया। द्वंद्व है कहीं? विलोम शब्द आपको दिख रहा है? क्योंकि द्वंद्व जहाँ योजक मिलेगा ना, योजक, वहाँ ये भी ध्यान रखना है विलोम शब्द होगा आपका। बी राइट है, बिल्कुल तत्पुरुष समास होगा। मुख का दर्शन। ठीक है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष सिंह? गलतियां करके ही सीखते हैं, ये आपकी अच्छी बात है। मुझे बहुत, देखिए, मुझे अपने स्टूडेंट से लगाव क्यों है, ये सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप ये मत देखो कि मेरा कमेंट गलत है, आपने कोशिश की है। आज ये बात आप याद रखिए, जो एक बार क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, अगर उस गलत होने के बाद आप उसको 2 बार पढ़ लेते हैं ना उस क्वेश्चन को, तो याद रखिए लाइफ में वो क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाए, कभी गलत नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर नहीं, बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है त्रिभुवन या फिर पंचानन। वेरी गुड, विशु तिवारी का बिल्कुल करेक्ट है, प्रिंस का, खुशी का। ठीक है, क्योंकि पंचानन है ना, तो यहाँ पर त्रिभुवन क्या है? ये हमारा संख्यावाची है, 3 भवनों का समाहार है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कर्मधारय है, न्याय तत्पुरुष है, या फिर बहुब्रीहि समास है निशाचर में? ठीक है जी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, ठीक है, न्याय है, या फिर बहुब्रीहि समास है? न्याय तत्पुरुष की ये पहचान है, आपको अ मिलेगा यहाँ इसके आगे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ आपसे पूछा गया अधर्म में कौन सा समास है? अधर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? न्याय धर्म है ना, न्याय धर्म इसका विग्रह हुआ। जब आपको प्रारंभ में अ मिलता है, पीछे एक सार्थक शब्द मिलता है, तो हमेशा इस कंडीशन में आपका न्याय तत्पुरुष रहता है। तो यहाँ पर आपका इस तरह का कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रही है। और अगर बात करते हैं क्या यहाँ पर आपको जो है कर्मधारय की पहचान, कहीं पर आपको विशेषण विशेष्य दिख रहा है, उपमान उपमेय दिख रहा है? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है कि जहाँ पर आपको प्रारंभिक पद जो है, शब्द जो है आपका क्या मिलेगा भाई? आपका उपसर्ग या प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपका कौन सा समास रहता है? वहाँ पर आपका जो है अव्ययी भाव समास रहता है। ठीक है, तो निशाचर, रात में आचरण करने वाले कौन हुए? भूत प्रेत, है ना, यही है ना। निशा का अर्थ क्या होता है? निशा का अर्थ क्या होता है? निशा का पर्यायवाची शब्द क्या है?
पता है किसी को? निशा का अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, भाई चलो आपके एग्जाम में आ जाता है निशा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, तो क्या होगा भाई? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन को निकाला करो ना, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ऑप्शन से क्वेश्चन को निकालो तो राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमरण में, है ना, आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, द्विगु है। ठीक है। आमरण में देखिए, अ जब स्टार्टिंग में होता है तो न्याय तत्पुरुष रहता है, और आ जब स्टार्टिंग में रहता है तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास हमारा रहेगा। ठीक है, आ का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था ना, तक होता है। ठीक है, याद रखिए, आमरण में आपका अव्ययी भाव समास है। नील गगन, लो जी, ये किसी का गलत नहीं होगा, प्रश्न नंबर 14 किसी का भी गलत नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपका किसी का भी गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 14 ऐसी ट्रिक आपके माइंड में फिट है, जहाँ भी आपने नील गगन देखा, नील कमल देखा, नील पंख देखा, कुछ भी नीला देखा, तो कौन सा समास आपका रहेगा? तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, या फिर बहुब्रीहि रहेगा? नील गगन, वेरी गुड, अब बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है यहाँ पर, सी सी सी। नहीं भाई, नीला रंगों के नाम नहीं है क्या ये? रंगों के नाम बचपन से पढ़ते आते हैं, रंग, 7 रंगों के नाम लिखो, 7 फलों के नाम लिखो, 7 पशुओं के नाम लिखो, यही तो होता था ना स्टार्टिंग में, जब नर्सरी में, बेसिक नर्सरी, केजी, एलकेजी, 3 साल आ ई करते रंगों के, फलों के नाम रटने में ही चले जाते हैं हमारे। तो ये रंगों के नाम तो रटे हुए हैं, जहाँ भी रंगों के नाम दिखेंगे तो भाई कर्म हमने किया था रंगों के नाम को याद करने का, तो यहाँ सीधा आपका कौन सा होगा? तो भाई कर्मधारय समास आपको होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, द्विगु है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, है ना। नहीं, देखिए इस प्रश्न में मैं बताती हूँ आपको। देखिए इस प्रश्न में जो बहुब्रीहि बताते हैं ना, बहुब्रीहि, अब आप ऐसे तो आप कुछ भी आप अपना तरफ से एग्जाम्पल लगा लेते हैं, बट ये एक, अगर दोनों ही हैं यहाँ पर तो आपका कर्मधारय ही होगा। इन बाय चांस कर्मधारय ना हो ना ऑप्शन में, तब आप बहुब्रीहि को टिक करोगे। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, रिपीट आज फिर से मैं आपको कर रही हूँ। ठीक है, पंचतंत्र, द्वंद्व, द्विगु, बिल्कुल डी है यहाँ पर, डी 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 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नर नारी में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, या फिर तत्पुरुष समास है? नर और नारी में कौन सा समास है? जल्दी से करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन अभी हमारे हैं, तो 16 पर अभी हैं हम, 15 और हमारे बाकी हैं। ठीक है ना। नीला है जो गगन, ये होगा इसका, नील गगन का, नीला है जो गगन, नीला अंबर दे दे, नीला है जो अंबर, कर्मधारय में जो लगाकर आपको उसका विग्रह करना है, ये ध्यान रखिए। बहुब्रीहि में जिसका लगाकर आपको उदाहरण उसका विग्रह करना है ना। अब अगर करें नीला है जिसका गगन, तो बिल्कुल गलत होगा, विग्रह भी तो आप करके देखिए ना। नर नारी द्वंद्व समास है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, नर और नारी क्या क्या है? नर पुल्लिंग हुआ और नारी स्त्रीलिंग हुआ, और कहीं ना कहीं ये हमारे विलोम भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सीधा हमारा कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। ठीक है जी, हाँ। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि है। याद रखिए, लिख देती हूँ मैं, क्लास जब भी आप दोबारा देखोगे, कर्मधारय जब भी होगा तो जो लगाकर आप विग्रह करोगे सार्थक होगा हमेशा। ठीक है, और बहुब्रीहि जब भी आपका होगा, बहुब्रीहि में आपको जिसका लगाकर आपको क्या करना है? विग्रह करना है। अब नील गगन में नीला है जिसका गगन, किसका गगन नीला है?
है। वो बात अलग है कि किसी का बेटा गगन है ना, बट बेटा भी काला या गोरा ही होगा, है ना, जैसे कि उर्वशी और वो ब्लैक लेडी, है ना। ठीक है, प्रत्यक्ष में कौन सा प्रति उपसर्ग है, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रति उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास है। रामाश्रित में कौन सा समास है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, जो है द्वंद्व समास है। ठीक है जी, रामाश्रित में आपका कौन सा समास है? द्वंद्व है, नहीं है। कर्मधारय है, नहीं है। अव्ययभाव है, नहीं है। तो कौन सा बचा? सी ऑप्शन बचा ना, सी ऑप्शन बचा, तो तत्पुरुष समास है, तो इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा महाजन शब्द में समास पहचाने, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है। तो इजी है बहुत पहचानना, महान है जो जन, इस तरह से आपको कर्मधारय का विग्रह बनाना है। महान है जो जन, क्योंकि जन क्या है यहाँ पर? संज्ञा है ना ये हमारी, और यह महान क्या हुआ? उसकी विशेषता हुई। तो जब भी इस तरह का विशेषण विशेष्य आपको मिलता है तो सीधा आपको कर्मधारय बनाना है, राइट, तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक है जी, महान है जो जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा मुरलीधर में समास आपको छांटना है। मुरलीधर में कौन सा समास है भाई? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि समास है या फिर हमारा कर्मधारय समास है। मुरलीधर कौन है? मुरलीधर, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। मुरलीधर किसको कहा गया है? क्या आपको यहाँ पर लगता है कि अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है? मुरलीधर किसको कहा जाता है? सीधी सी बात है, कुछ शब्दों का तो हमें एक सार्थक अर्थ जब निकल कर आता है तो हमारा 20 का बताइए क्या होगा? 20 का प्रश्न नंबर 20 है मुरलीधर। मुरली को बजाने वाले कौन है? मुरली को बजाने वाले वेरी गुड। मुरली को धारण करने वाले तो श्री कृष्ण जी ही हैं, है ना, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, महादेव में कौन सा समास है? द्विगु है, बहुब्रीहि है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई? यहाँ पर बहुब्रीहि ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्मधारय नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि की जगह मैं लिख देती कर्मधारय, तो आप कर्मधारय को टिक करते। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में जो सेम है, जिस तरह से मैंने आपको कर्ण और अपादान का अर्थ बताया था, है ना, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि कर्मधारय और बहुब्रीहि जो है दोनों ही सेम हैं। कुछ उदाहरण उनके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर। सिर दर्द समास कौन सा होगा इसमें, बताइए। सिर दर्द में ठीक है, सिर दर्द बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्विगु समास है। द्विगु संख्यावाची है, यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। यहाँ हमारे क्या रहेंगे, जो है आपके उपसर्ग प्रत्यय रहेंगे। बहुब्रीहि क्या रहेगा भाई? आपका तीसरा ही पद प्रधान होगा। सिर में दर्द, ठीक है, बिल्कुल। तो सिर में दर्द क्या हुआ? तत्पुरुष हुआ। ठीक है, सिर मैंने उपसर्ग बताया है आपको? सिर उपसर्ग है कोई? बताओ कहाँ मैंने बताया है सिर उपसर्ग है? सिर में दर्द तो सबके होता है, सिर का दर्द लगा लीजिए या सिर में दर्द लगा लीजिए, है ना, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष होगा। राम श्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है। देखिए बच्चों, आपको बहुत मुश्किल ऐसे ही लगता है ये, क्योंकि आपने ढंग से, या तो आपको स्कूल टाइम में ढंग से नहीं पढ़ाया गया है, या फिर आपका
जो जो भी कुछ हुआ होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। हिंदी में चाहो तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका हिंदी है तो बहुत बेस्ट आप स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा, राम और श्याम। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे है घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष अव्ययभाव। अच्छा, 2 बार तत्पुरुष दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, ए और बी जो भी आप लगाओगे आपका दोनों का ही ठीक होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपका कौन सा समास है घुड़सवार में? हाँ, राम और श्याम। और भी आता है यहाँ पर, इनके बीच में और भी आता है। राम और श्याम घुड़सवार पर तत्पुरुष, तत्पुरुष तो यहाँ पर क्या होगा भाई? बी, सॉरी ए और बी दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है जी। बेकाम में कौन सा समास है? कर्मधारय अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, या फिर आपका जो है बहुब्रीहि समास है? हाँ, ऐसे नियम्स हैं, रूल्स हैं जो वो कहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, जब हम विशेषण कर्मधारय को पढ़ते हैं, वहाँ पर एक पद आपका क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा, और दूसरा विशेषण रहेगा, यानी कि विशेषण और विशेष्य बताया जाता है। ठीक है, और वही अगर हम बहुब्रीहि में पढ़ते हैं, वहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, पूरा समस्त पद आपका संज्ञा रहता है, संज्ञा की विशेषता नहीं, पूरा समस्त पद आपका बहुब्रीहि में जो समस्त पद है वो आपका संज्ञा रहेगा। बिल्कुल अव्ययी, क्योंकि बे हमारा क्या है? उपसर्ग है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेकाम में, चलिए नेक्स्ट वही है, सेम क्वेश्चन है ये। आगे नीलांबर, अब नीला आ गया है तो आई होप अब गलत नहीं होगा, है ना। नीला जहाँ पर भी देखो तो छाप दो, क्या वो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन आपको छापना है ना, कौन सा आपको राइट करना है ऑप्शन। देखिए, लिख भी देती हूँ। कर्मधारय में क्या होगा? कर्मधारय में आपको यहाँ पर विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगा, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। और बहुब्रीहि की अगर बात करते हैं, बहुब्रीहि में क्या होगा भाई? समस्त पद आपका संज्ञा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर शिव का नाम दे दिया, शिव से कौन है भाई? भगवान शिव ही तो हैं, तो वो क्या है? पूरा समस्त पद एक संज्ञा ही कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। नीलांबर में फिर से आपका भाई यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ग्राम गतः में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है? ग्राम गतः, हाँ, बे उपसर्ग है ना। हाँ, नीला है जो अंबर, बिल्कुल नीला है जो अंबर, काला है जो अंबर, जैसा भी आए रंगों के नाम हमेशा 101% आपके कहाँ जाएंगे? कर्मधारय में ही जाएंगे। ठीक है, हाँ, ग्राम गतः, ग्राम को गया हुआ, तो सीधा आपका बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ तत्पुरुष आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुत्र पुत्री में कौन सा समास है? पुत्र पुत्री में तो आप सभी बच्चे अपने माता पिता के पुत्र पुत्री हैं, प्यारे प्यारे, है ना। तो आप यहाँ आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर पुत्र क्या है? आपका पुल्लिंग है ना, और ये पुत्री आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कौन सा समास है यहाँ? अव्ययी है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, या फिर आपका बहुब्रीहि समास है? ग्राम को गया हुआ, है ना, गत मीन्स जाना। ठीक है जी, गत मीन्स होता है, गत मीन्स होता है, गत का मीन्स होता है गया हुआ। अगर सार्थक अर्थ की मैं बात करूं, जो ये अभी मैंने करवाया है ना आपको, ग्राम गत है ना, ग्राम को गया हुआ, गांव में गया हुआ। ठीक है, अगर हम सिंपल सी अपनी देसी भाषा में बोल लें, क्या वही भाई गांव में, मैं तो गांव में जा रहा हूँ, है ना, यही तो होता है ना, जो मोस्टली शहर में लोग रहते हैं कि हम अपने गांव में जा रहे हैं, तो गांव को गया हुआ हमारा ग्रामगता होता है। ठीक है, तो जी आज का था ये हमारा सेशन समास का। आई होप आपको पसंद आया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी, अब इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रहता है, दोबारा आपको मैं समझाने के लिए भी तैयार हूँ। कोई डाउट्स है तो आपको पता ही है कि मैम ऑलवेज़ रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा आपको सेशन लगता है। कल आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है जिसमें प्रॉब्लम है वो आप आज मुझे बता दीजिएगा, कल को आपको स्पेशल वही क्लास आपको फिर से मिल जाएगी। ठीक है जी, सेशन अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है जी, टेंस, ओके भाई, टेंस भी हो जाएंगे।
ओके भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। मुझे बता देना टेलीग्राम में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, संस्कृत विद प्रिया ठाकुर के नेम से भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं आगे। हाँ जी, साहित्य भी हो जाएगा, स्पेशल किसी दिन मैं लेके आ रहूँगी, है ना। क्या बोला तनु, क्या समझ में नहीं आया मुझे, क्या क्वेश्चन है आपका। अपकारी कब होगा, अपकारी क्या? ओके, बाद में कमेंट आप वहाँ पर पूछ लेना मेरे से टेलीग्राम पर, ठीक है जी। चलिए अब लेट हो चुके हैं ना। गुड नाइट सभी को, अच्छी सी नींद आए। पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं, है ना। जल्द ही इस मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू प्रिया। अविकारी, 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 है ना, जिनमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी। अ से आपका अर्थ क्या निकलता है? अ क्या है? अ ना है, अधर्म ना धर्म, अकर्म ना कर्म, तो अविकारी नैविकारी, यानी कि जहाँ पर संज्ञा को लेकर के, सर्वनाम को लेकर के किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे शब्द है, ठीक है ना, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये वाक्य जो है हमारा, हम इसको चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें चाहे वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करें, रहेगा दोनों में जैसा ही, जैसी नहीं हो जाएगा। अगर जैसे है, मैंने क्या किया यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए इसको प्रयोग कर दिया, कैसे? जैसी करेगी वैसी भरेगी, क्या राइट है? वो बात अलग है कि हम कैसे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसको भी हम दोनों स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा और जैसी में परिवर्तन नहीं हुआ है, यथा में परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे आप उसको स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करो चाहे आप उसको पुल्लिंग के लिए प्रयोग करो, वो सेम ही रहेंगे। और जब इस कंडीशन में इस तरह के शब्द मिलते हैं, जैसे आपको इसलिए अगर बात करते हैं, तो ये हमारे हमेशा जो है अविकारी शब्द ही कहलाते हैं, ठीक है। हुआ क्लियर? थैंक यू प्रिंस। नहीं, आज तो मुझे यश ने और भाई आकाश ने हंसाया है ना। आज का जो क्रेडिट है वो यश को और आकाश को जाता है। बहुत दिन बाद इतना खुल के हंसा गया है, क्योंकि मोस्टली टाइम जो है पूरा फुल डे हेक्टिक हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, आज का जो क्रेडिट है वो जाता है आकाश को और यश को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बच्चों। ओके भाई, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।